dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 8, which is chapter number 5 about cell structure and function. So students, as we all know that cell is the basic structure and functional unit of any. Different organs perform the various function and the basic structure unit of an organ is cell. ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सभी ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है किसी भी ऑर्गन की, दैट इज सेल ओनली. ओके, सेल आपके ब्रिक्स हैं ऑफ द बॉडी. जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलरली हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए वी रिक्वायर सेल. ओके, नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल. अब सेल की डिस्कवरी किसने करी थी और कब करी थी? सो रॉबर्ट हुक, जो कि एक इंग्लिशमैन थे, ही डिस्कवर्ड द सेल इन द ईयर 1665. कैसे? while examining a slice of cork under a microscope. ठीक है, माइक्रोस्कोप जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की एनलार्ज इमेज को देख सकते हो. सो उसी डिवाइस या उसी माइक्रोस्कोप के थ्रू रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बहुत ही थिन स्लाइस कॉर्क की एग्जामिन करी थी अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड ही ऑब्जर्व द टिनी कंपार्टमेंट्स इन दैट स्लाइस एंड कॉल्ड देम एज सेल. ओके, सो ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस इन द कॉर्क स्लाइस. उन्होंने उस कॉर्क स्लाइस के अंदर कुछ पार्टीशन बॉक्सेस या कंपार्टमेंट को नोटिस किया, एंड ये बॉक्सेस किसकी तरह दिखते थे? एक हनी कॉम स्ट्रक्चर की तरह दिखते थे. एंड उन्होंने एक और चीज़ नोटिस करी कि हर एक बॉक्स जो था दूसरे बॉक्स से क्या था? सेपरेटेड था. क्या? एक वॉल या एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक पार्टीशन के थ्रू. आई कैन सी दीज वर द कॉर्क सेल विच वॉज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक थ्रू हिज माइक्रोस्कोप. ही इज अ रॉबर्ट हुक. ओके, एंड दिस इज अ रेप्लिका ऑफ हुक्स माइक्रोस्कोप. हुक के पास जो माइक्रोस्कोप था, दैट वाज अ काइंड ऑफ दिस इन स्ट्रक्चर. देन हुक सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल. ठीक है, सो कॉर्क में जो हुक ने सेल्स को ऑब्जर्व किया था वो एक्चुअली डेड सेल्स से. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को ऑब्जर्व किया जा सकता था ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. सो इट वॉज मच लेटर. काफ़ी टाइम बाद फिर साइंटिस्ट ने क्या करा, ये चीज़ डिस्कवर करी कि सभी लिविंग थिंग्स आपके सेल से बने हुए हैं. Next, what is cell? As brick in a building is a basic structure unit, in same way cell is in living organism. So the buildings, though built of similar bricks, have different design, shape and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cell. So जो buildings होती हैं वो भले ही same similar bricks से बनी हो, लेकिन सभी bricks का design, shape and size different होता है. इस तरीके से लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स भले एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हों, लेकिन सभी सेल के बने हैं. और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एज कम्पेयर टू एनी नॉन लिविंग ब्रिक. यू कैन सी दिस इज अ ब्रिक वॉल एंड दिस इज द अनियन पील इन विच द सेल्स आर बीइंग यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. A thing which is made up of many cells, such as human body, has trillions or thousand billions of cells which vary in shape and sizes. Different group of cells perform a variety of function. So student, what they saying कि कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी सारे सेल से मिलकर बनी हो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस यानी कि 1000 बिलियन ऑफ सेल्स हैं, जिन सभी सेल का शेप एंड साइज डिफरेंट होता है. एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके वन और मेनी सेल्स के बने होते हैं. दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. Example, amoeba, euglena, paramecium, bacteria, these all are unicellular organism. In a unicellular organism, एक unicellular organism में एक single cell जो है वो सभी vital activities को perform करता है, like feeding, movement, respiration, reproduction, etc. You can see this is amoeba, this is paramecium, and this is the bacteria, and these all are unicellular organism. That means their body is made up of only single cell. And that single cell is only able to perform all the different activities or the vital activities which are needed for the survival of these organisms. Next, the organism which are made up of many cell. अब कुछ ऐसे organisms हैं जो कि many number of cells के बने होते हैं and they are called multicellular organism. So multicellular organism में different functions जो carried out होते हैं, they are carried out by a group of specialized cell forming different tissues. टिश्यूज इन टर्न, एंड टिश्यूज आगे मिलकर क्या बनाते हैं? इसमें ऑर्गन्स बनाते हैं, यानी कि वो सारे सेल्स जो सिमिलर इन शेप एंड फंक्शन होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं. एंड टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. मोस्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मल्टी सेलुलर. नाउ शेप एंड साइज ऑफ सेल. अब शेप एंड साइज ऑफ सेल की बात करें तो सेल एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस. सेल डिफरेंट शेप एंड साइज में एक्सिस्ट करते हैं, जैसे कि सेल आपके डिस्क शेप, पॉलीगनल, रेक्टेंगुलर, ब्रांच्ड और इवन इररेगुलर शेप के भी हो सकते हैं.
देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं. हर एक सेल का एक स्पेसिफिक रोल होता है टू प्ले. एंड किसी भी सेल के जो शेप एंड साइज है वो डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिक फंक्शन पे विच इट परफॉर्म्स. स्किन सेल कवर अ लार्ज एरिया. स्किन सेल हमारी बॉडी के काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं एंड हेंस दे आर फ्लैट इन शेप. मसल सेल्स आपके बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड हेंस दे आर थिन एंड लॉन्ग. नर्व सेल का काम है टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, नर्व सेल क्या कहते हैं, मैसेजेस को फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी लेकर जाते हैं. इस तरीके से नर्व सेल का काम है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना. एंड इस तरीके से दे पोजेस लॉन्ग फाइबर्स. इसलिए न्यू नर्व सेल्स में काफ़ी लॉन्ग फाइबर्स होते हैं एंड दे आर वेरी इलोंगेटेड इन शेप ऑल्सो. You can see these are skin cells, these are nerve cell and these are now components of the cell. अब किसी भी एक सेल के जो different components होते हैं वो एक membrane के अंदर enclosed होते हैं. And ये membrane क्या provide करती है, plants and animal की shape cells को एक particular shape provide करती है. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cell. It gives shape and rigidity to the cell. Cell wall एक additional membrane, एक additional covering होती है प्लांट सेल में. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. यानी कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और एक्स्ट्रा एक एडिशनल लेयर होती है दैट इज नोन एज सेल वॉल. एंड सेल वॉल का काम है प्लांट सेल को शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना. अलॉन्ग विद प्लांट सेल बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैव अ. नेक्स्ट, द साइज ऑफ सेल. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स का जो साइज होता है इट मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर और इट मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर. हाउएवर, लेकिन ज़्यादातर जो आपके सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में. दैट मीन्स दे आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई. ओके, इनको एनलार्ज करना, मैग्नीफाइड करना ज़रूरी होता है बाय अ माइक्रोस्कोप. एंड द सबसे लार्जेस्ट सेल है दैट इज अबाउट 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर एंड दैट इज द egg of an ostrich. It is the largest cell known as per type. Next we have what? The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant. अब सेल का साइज जो होगा उसका कोई लेना देना नहीं होता है उस एनिमल या प्लांट के बॉडी साइज से. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट विल बी मच बिगर देन दोज इन द रैट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट की बॉडी के जो सेल होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे एज कम्पेयर टू द सेल ऑफ द रैट. ओके, अगर एलिफेंट की बॉडी का साइज बड़ा है तो इससे मतलब नहीं कि उसकी बॉडी के सेल भी बड़े होंगे. द साइज ऑफ द सेल, तो सेल का जो साइज होता है वो रिलेटेड होता है उसके फंक्शन से. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल, जो नर्व सेल्स होते हैं वो चाहे एलिफेंट हो रैट हो दोनों में ही लॉन्ग एंड ब्रांच होते हैं बिकॉज दोनों के अंदर वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज ऑफ ट्रांसफरिंग. नेक्स्ट वी हैव सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन एज वी आर ऑल नो. डिफरेंट ऑर्गन्स आपके डिफरेंट सेल से बने हैं एंड डिफरेंट ऑर्गन आपके क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन. स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियाज, ये सभी ऑर्गन्स हैं जो कि एक साथ वर्क करते हैं डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए एंड हेंस दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. राइट, ईच ऑर्गन, हर एक ऑर्गन आपका स्मॉलर पार्ट्स का बना होता है दैट इज कॉल्ड टिश्यूज. एंड टिश्यू क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. वो सारे सेल्स जो एक जैसे होते हैं एंड एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू. एंड टिश्यूज के कलेक्शन से बनता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन. ओके, यू कैन सी इन दिस ऑल्सो सेल के कलेक्शन से बनता है टिश्यूज, देन टिश्यू के कलेक्शन से बनता है ऑर्गन एंड ऑल द ऑर्गन्स विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन दे ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गन सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑल टुगेदर मेक्स अप इन. नेक्स्ट, सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ऐसे ही प्लांट में भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट्स का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना. स्टेम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड लीव्स का काम होता है टू प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स एंड फ्रूट कंटेनिंग सीड्स एक्सेट्रा. Now parts of the cell, though different types of cell, different shape and size, all of them have a basic structure referred to as a generalized cell structure. Okay, so सभी भले ही सेल जो हैं शेप एंड साइज में डिफरेंट हो लेकिन सभी सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है एंड उसको कहा जाता है जनरलाइज सेल स्ट्रक्चर. एक सेल में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही पार्ट्स होते हैं. सेल के जो लिविंग पार्ट्स हैं दैट उनके पास एक डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है एंड उन्हें ऑर्गेनेलीज कहा जाता है. मेन पार्ट्स जो जनरलाइज सेल के होते हैं दैट आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन. So the cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane.
ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होते हैं, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस मेम्ब्रेन का काम होता है सेल को एक सेल को किसी दूसरे सेल से सेपरेट आउट करना, एंड उसके अलावा ये सराउंडिंग मीडियम को भी फॉर्म करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका पोरस है, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस इजीली सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं और सेल से बाहर। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन। यू कैन सी दे हैव शोन यू they have taken the onion peel and observed it under the microscope. So these are the cell structure which have seen under the onion peel. So the boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. So onion cell की जो boundary है वो cell membrane है, and इस cell membrane के बाहर एक और thick covering है जिसको क्या बोला जाता है, cell wall बोला जाता है। उसके अलावा एक डेंस राउंड बॉडी है सेल के सेंटर में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड उसके अलावा एक जेली लाइक सब्सटेंस भी है न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। ओके, एज वी ऑल नो दैट ऑल सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। जैसे कि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल को शेप प्रोवाइड करना। सो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक आउटर थिक लेयर प्लांट सेल में ऑल्सो यानी कि और भी प्रेजेंट होती है, जैसे हम सेल वॉल कहते हैं, एंड जो एडिशनल लेयर विच इज सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ओके, इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। ये सेल वॉल प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एक्सेट्रा। Now we have cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance which fills up the part of the cell between the cell membrane and the nucleus. Cell membrane and nucleus के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, उसको फिल अप करता है एक jelly-like substance which is called cytoplasm. Cytoplasm के अंदर several organelles होती हैं which are embedded in it. Okay, that is mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. Then we have nucleus. Nucleus क्या है, एक important component है living cell का, जो कि जनरली स्फेरिकल शेप में होता है एंड इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। ओके, इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस को आप इजीली क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। न्यूक्लियस आपका ब्रेन ऑफ द सेल कंसिडर किया जाता है, एंड इसके पास भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, यानी कि न्यूक्लियस के पास भी क्या होती है, अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन वी हैव न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, एक राउंड ग्रैन्यूल है which is inside the nucleus, and then we have a network of fibrous material. हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, फाइब्रस मटेरियल का नेटवर्क होता है जिसको क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोलस ओनली। इन एडिशन इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करते हैं, दे कैरी जीन्स, इनका काम है जीन्स को कैरी करना, एंड दे हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जीन्स क्या करते हैं, कैरेक्टर्स और फीचर्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम्स को आप केवल तभी देख सकते हो व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियस का एक तो क्या काम है इनहेरिटेंस में, यानी कि कैरेक्टर्स एंड फीचर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने में न्यूक्लियस इज हेल्पफुल, यानी कि इनहेरिटेंस में न्यूक्लियस हेल्प करता है। उसके साथ साथ न्यूक्लियस सेल के डिफरेंट एक्टिविटीज़ का कंट्रोल सेंटर भी होता है, यानी कि एक लिविंग सेल के जो एंटायर कंटेंट है वो आपके प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, एंड प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट यू हैव प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो द न्यूक्लियस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। एक बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस है वो प्लांट एंड एनिमल सेल के न्यूक्लियस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिकॉज बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है दैट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ओके, वेयर एज इन सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, लेकिन अगर बात करें प्लांट एंड एनिमल सेल की, तो वहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, बिकॉज वहाँ पे उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सो इस बेसिस पे मेजरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, नंबर वन प्रोकैरियोटिक, अदर इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस मटीरियल विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। Okay, and they are found in bacteria and blue-green algae. Whereas eukaryotic cells have well-organized nucleus with a nuclear membrane. Eukaryotic cells वो cells होते हैं जिनके पास एक well-organized nucleus होता है. That means the nucleus also contains a nuclear. Next we come to cell organelles. What are cell organelles? The fluid present outside the nucleus is called cytoplasm. अब न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, एंड साइटोप्लाज्म आपका काफी लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट से बना है विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज may be present only in plant cell and not in animal cell and vice versa. So
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आपकी केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती, और कुछ केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में नहीं होती है. ओके, सी नंबर 1 व्हाट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर टिनी स्फेरिकल और रॉड्स लाइक बॉडीज. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? छोटी छोटी स्फेरिकल शेप रॉड लाइक बॉडीज होती हैं एंड दे एक्ट एज अ साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. यानी कि यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है एंड इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. राइबोसोम आपके क्या है? दे आर स्मॉल ग्रैन्यूल्स. राइबोसोम छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं जो ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड होते हैं एंड दे एक्ट एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. यानी कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज करना, यानी कि प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन को सेल के लिए बनाना इज अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम. Then we have vacuoles. Vacuoles are fluid-filled spaces enclosed in a membrane. Vacuoles आपके क्या है? Fluid-filled spaces, ऐसे spaces जिनके अंदर fluid filled होता है and ये एक membrane के अंदर enclosed होते हैं. इनका काम है excess water, useful mineral, pigments and many other substances को store करना. Vacuole की जो membrane होती है उसे बोला जाता है tonoplast. Next, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum एक network है of tubules and channel. ठीक है, इसका function है of synthesis, storage and transport of cell product. Next we have Golgi apparatus जिसको Golgi bodies भी कहा जाता है. ये बनी होती है tubules, vessels and vacuoles की and they are responsible for the secretion of chemical substances. Golgi bodies का काम है कुछ chemical substances को produce करना like enzyme, hormones and proteins. Okay, now they have given the list of living and non-living parts of a cell. यानी कि यहाँ पे कुछ सेल के लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स बताए हैं. तो लिविंग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर. These all are the living parts of a cell. If we talk about non-living parts, so that is granules, fat droplets and vacuoles. These are the non-living parts of the cell. Next we have centrosome. Centrosome is located near the nucleus in animal cell. Centrosome आपके animal cell के nucleus के पास होता है. ओके, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन. सेल डिवीजन को स्टार्ट करना, उसको रेगुलेट करना इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल. नेक्स्ट वी हैव प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली. प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. ओके, प्लास्टिड्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक रोल होता है टू प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट. ठीक है, कौन से प्लास्टिड्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इस बिहाफ पर ओके प्लास्टिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट. सो द कलर ऑफ लीव्स ऑफ ट्री इज ग्रीन टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, किसी भी ट्री की लीव्स का कलर जो ग्रीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही होता है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इन द प्लांट्स, राइट. नेक्स्ट वी हैव क्रोमोप्लास्ट. द प्लास्टिड्स अदर देन ग्रीन कलर. ग्रीन कलर के अलावा जितने भी प्लास्टिड्स हैं वो सभी क्रोमोप्लास्ट होते हैं एंड ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इम्पार्टिंग कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. नेक्स्ट वी हैव ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिनका काम है फूड स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड. नेक्स्ट वी कम टू लाइसोसोम. लाइसोसोम्स आपके प्रेजेंट हैं इन एनिमल सेल ओनली, दैट मीन्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ओके, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल एंड अ वेराइटी ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स. ओके, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं ये काफ़ी डिफरेंट वेराइटी ऑफ एंजाइम्स डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स को भी दे कैन डाइजेस्ट. इन टाइम ऑफ इमरजेंसी की सिचुएशन में लाइसोसोम्स आपके बर्स्ट हो जाते हैं एंड इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैल्स ऑफ द. नेक्स्ट वी हैव प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. So although the basic cell structure is the same in plants and animal cell, there are certain structural differences between them. So जो basic cell structure है वो plant and animal दोनों ही cell का same होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ certain structural differences are there. Okay, for example, some organism. Example, कुछ organism जो कि plant cell में present हो सकते हैं and animal में नहीं होते हैं, and कुछ cell organelles animals में होती हैं, plants में नहीं होती हैं, right? So there are some differences between them. So यहाँ पे कुछ आपको differences given है plants and animal cell के बीच में in this tabular manner. Number 1, plastids are usually present. तो plant cell में plastids present होते हैं, animal cell में plastids are absent. Then plant cell में centrosome is absent
जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। देन प्लांट सेल में वन और मोर वैक्यूल, प्लांट सेल में एक या एक से ज़्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। देन प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म इज नॉट एज डेंस एज एन एनिमल सेल। प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इतना ज़्यादा डेंस नहीं होता जितना ज़्यादा हमारे एनिमल सेल्स में होता है, जबकि एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्पेस जो सेल के अंदर फिल्ड अप है दैट इज बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म ओनली। प्लांट सेल का के पास एक डेफिनेट सेल वॉल इज ऑल्सो देयर एंड सेल्यूलोज इज द कंपाउंड थ्रू विच द सेल वॉल इज मेड इन प्लांट सेल। If we talk about animal cell, so animal cell में cell wall is absent. Okay. Now, next we have the concept of tissue. As we know, the cell is the basic structure unit of an organism. जैसे कि पता है cell क्या है? Cell एक organism की basic structure unit है and एक similar cell का group जो कि एक particular function को perform करता है एक organism के अंदर that is called tissue. Right? Now, animal tissue. So there are various kind of tissues in animals. Animals में various kinds of tissues होते हैं जैसे कि epithelial tissue, vascular tissue, nervous tissue, supporting tissue and muscular tissues. First of all, we have epithelial tissues. The cell lining the skin form the epithelial tissues. वो cells जो आपके skin lining में present होते हैं वो मिलकर epithelial tissues बनाते हैं। जो epithelial cells हमारी buccal cavity की lining में present होते हैं that is the mouth cavity, वो काफ़ी थिन, फ्लैट एंड इरेगुलर शेप्ड होते हैं एंड दे ऑल फिट टुगेदर, एक साथ ही फिट होके क्या बनाते हैं, एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बनाते हैं जिनको आप कैसे व्यू कर सकते हैं, बाय प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ चीक सेल। अपने चीक सेल की टेम्पररी स्लाइड प्रिपेयर करके आप एपिथेलियल टिश्यूज को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, ऑब्जर्विंग द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। देन वी हैव ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड वास्कुलर टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड वास्कुलर टिश्यूज है जिसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, ब्लड में प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड सॉलिड कॉर्पसेस और सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इफ अ स्लाइड ऑफ ब्लड स्मीयर, अगर एक ब्लड स्मीयर की स्लाइड को अंडर अ माइक्रोस्कोप व्यू किया जाता है तो वहाँ पे आपको मेजरली 3 काइंड ऑफ सेल देखने को मिलते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट्स। अब डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन अनदर इन शेप एंड स्ट्रक्चर एंड दे कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। रेड ब्लड सेल का काम होता है टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। व्हाइट ब्लड सेल का काम है टू हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि डिजीजेज या इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम इज ऑफ WBC। एंड ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के क्लॉटिंग में द ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स। Next, we have plant tissue. Some of the most easily observable plant tissues are the epidermal tissues and the conducting tissues. सबसे ज़्यादा easily observe होने वाले जो plant tissues हैं that is epidermal and conducting tissues. First of all, we have epidermal tissues. So, cell forming the epidermal tissues. वो cells जो epidermal tissues बनाते हैं, they are found as a thin outer lining on leaves, stem, flower, fruits and roots. Epidermal cells आपके spherical, polygonal और oval shaped हो सकते हैं। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है एंड इसमें सेल वॉल काफ़ी थिन होती है। इंट्रासेलुलर स्पेसेस आपके मे नॉट बी प्रेजेंट एंड इसके अलावा देयर इज प्लेंटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन दीज सेल। इन सेल के अंदर काफ़ी सारा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अनियल पील के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं एंड जो एक ट्रांसवर्स सेक्शन व्यू है ऑफ अ लीफ दैट इज शोन इन दिस एडजॉइनिंग figure. You can see this is the epidermal tissue system in a leaf and these are the epidermal tissue system in. Next is conducting tissues. Main function of this plant tissue is to transport the water and mineral to different parts of the plant. Conducting tissues का main function क्या है? Water and minerals को plant के different parts तक transport करना. And therefore ये tissues आपके क्या कहलाते हैं? Conducting tissues कहलाते हैं. Majorly there are 2 types of conducting tissues in plants. ओके, नंबर 1 जाइलम। जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करना, यानी कि जो वाटर मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उनको अप टू द लीव्स लेकर जाने का काम होता है जाइलम टिश्यूज का। देन नेक्स्ट वी हैव फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड प्लांट की लीव्स प्रिपेयर करती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज द function of phloem conducting tissues present in plant cells. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the cell structure, the function of its cell organelles, and also the concept of plant tissues and animal tissues. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everybody.